हेलो एवरीवन, सभी लोगों को नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो बताइए क्या हाल चाल है? बढ़िया ही होगा हाल चाल। और बताइए पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी ही चलनी चाहिए। कल हम लोग मिले थे 2-4 मिनट के लिए, तो उसमें आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में बताया था, बट सभी लोगों ने नहीं बताया था। फिलहाल मैंने कहा था, आप अपने दिमाग के कॉमेंट मतलब दिमाग के बॉक्स में आप उसको फीड कर लीजिए फिलहाल। तो चलिए, हम लोग उत्तराखंड वाला पेपर कर ही रहे थे और अभी परसों हम लोगों ने किया था। 50 क्वेश्चन बचे हुए थे, 50 हमने किया था। तो आज जो है बचे हुए जो हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन अच्छे हैं, मैंने आपको उस दिन भी बताया था और आपको देख के लगा ही होगा। तो आज का जो बचा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं बिना किसी देर के। अभी तो आप लोग जग ही रहे होंगे, तो ठीक है। फिर से हमारा जो चलता है आपको पता ही है क्या हम करते हैं, ये पढ़ते हैं एक कोट, है ना? तो आज का जो आपका कोट है वो है कि नथिंग हैपन्स बाई चांस बाई फेट, यू क्रिएट योर ओन फेट बाई योर एक्शन, थैंक्स सॉरी दैट इज कर्मा। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। कोई भी चीज़ बाई चांस या कोई भी चीज़ ऐसे बहुत एक कोई मिरेकल नहीं हो जाएगा आपकी लाइफ में, है ना? तो बस हम लोग करते हैं ना कर्म की बात, कि कर्म आपका कैसा है, ठीक है? तो जो कर्मा होता है वो आपका यही कहता है कि आप क्या करिए, आप खुद से कुछ क्रिएट करिए और कह सकते हैं कि वो क्रिएट या फिर ये आप खुद से मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी आप उस खुद से बनाइए, अपने लिए खुद से अवसर पैदा करिए और फिर उसके लिए काम करिए, ठीक है? फिलहाल आप लोग खुद समझदार हैं, ज़्यादा इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, 2 लाइन हम लोग रोज़ अपना देखते ही हैं, तो थोड़ा-सा इसको देखते रहना ज़रूरी होता है, ठीक है? चलिए, तो हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 51 है। तो खैर आज आज का तो पहला ही क्वेश्चन है ये। तो हम लोगों का पहला सवाल है कि एक ऐसा अनुसंधान जिसमें स्वतंत्र चर पहले से ही घटित हो चुका हो और अनुसंधानकर्ता प्रेक्षण का कार्य स्वतंत्र चर अथवा परतंत्र चरों से ही आरंभ करता है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, सीधी सी बात ये है, कौन सा आपसे एक ऐसे अनुसंधान यानी कि रिसर्च का नाम पूछा जा रहा है। बहुत टाइप मतलब कई सारे टाइप ऑफ रिसर्च होते हैं, आपको पता ही है। उसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा अनुसंधान है जिसमें क्या होता है कि पहले से ही मतलब जो स्वतंत्र चर है वो पहले से ही घटित हो चुका है, ठीक है? और जो रिसर्चर है वो क्या करेगा, वो स्वतंत्र चर मतलब उसका जो रिसर्च है वो दोनों, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है? उन दोनों चीज़ों से ही उसको स्टार्ट करता है। जो वेरिएबल आपके होते हैं 3 तरह के होते हैं, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें आप क्या करते हैं कि उसको मैनिपुलेट करते हैं, और जो डिपेंडेंट होता है उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। और एक होता है आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल, उसको कंट्रोल किया जाता है। तो जो आपका ऐसा अनुसंधान है, देखिए घटित होने का मतलब क्या है, जो घटना है वो पहले से ही घट चुकी है, अब उस पर आपको रिसर्च करना है कि जो घटना घटी हुई है उसका क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा, ठीक है? तो घटना का प्रभाव एक तरीके से आप कह सकते हो। तो इसका नाम है जो रिसर्च का, प्रायोगिक अनुसंधान है या ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल है। प्रायोगिक का मतलब आपका एक्सपेरिमेंटल, व्याख्यात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव, और आपका घटनोत्तर अनुसंधान, ठीक है? इसका जो सही आंसर होगा घटनोत्तर अनुसंधान। इसको इंग्लिश में एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक सेकेंड, ये आपका इसको हिंदी में घटनोत्तर। देखिए, घटना उत्तर मतलब उत्तर का मतलब क्या होता है, बाद में। तो घटना के बाद में जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? तो इस रिसर्च का मतलब यही होता है कि घटना के बाद का अनुसंधान, ठीक है? तो इसमें यही चीज़ होती है कि जब घटना पहले घट चुकी होती है, फिर उसके बाद उसका क्या प्रभाव है चीज़ों पर, उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सही हो गया होगा। थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, बट ये टफ नहीं है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये। आपका पीजीटी में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भले हम लोग ये असिस्टेंट प्रोफेसर का कर रहे हैं, लेकिन ये आराम से पीजीटी में क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आते हैं ना रिसर्च के, तो उसमें ईजिली आ सकता है आपका। ये हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसमें दिया भी है, देखिए जैसे, अच्छा ये तो आपका देखिए हो ही गया कि क्या है, घटना के बाद का अनुसंधान, आपको बस इतना ही याद रखना है। और ये प्रयोगात्मक यानी कि आपका जो एक्सपेरिमेंटल अनुसंधान होता है, इसमें क्या किया जाता है कि कार्य और कारण का संबंध स्थापित किया जाता है। समझ गया? ये ऐसा अनुसंधान है आपका जिसमें क्या करते हैं, कारण का मतलब कोई चीज़ जो है क्यों हुई और कैसे हुई, ठीक है? रीज़न मतलब उसका स्थापित करते हैं। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपका, ठीक है? फिर नेक्स्ट है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा संकेतीकृत सामग्री को 2 या 2 से अधिक वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है उसे कहा जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी है। अधिक वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है? तो विश्लेषण कहते हैं, सारणीयन कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं, संकेतिक या फिर संकेतीकरण कहते हैं, ठीक है? तो 2 या 2 से अधिक वर्गों में क्या किया जा रहा है, वर्गों से आपको समझना है। वर्गों का मतलब है कि उनको कैटेगरीज में रखा जा रहा है, ठीक है? इसका आंसर होगा क्लासिफिकेशन यानी कि आपका वर्गीकरण, ठीक है? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा कि जानकारी एकत्र करने के तरीके को कहा जाता है। जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है उसको जो आप कलेक्ट करते हैं उसको क्या कहा जाता है? साधन कहते हैं, पद्धति कहते हैं, तकनीक कहते हैं या अवलोकन कहते हैं। तो साधन जो आपके एक तरीके से यहाँ पर ये भी एक रिसर्च का ही क्वेश्चन कहा जा सकता है, घुमा करके आपसे पूछी गई हैं चीज़ें। तो इसको क्या कहेंगे? जब तरीके से आप उसको कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं मेथड, ठीक है? क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप कोई भी जानकारी अगर कलेक्ट करेंगे तो किसी न किसी पद्धति से, किसी न किसी मेथड से आप उसको कलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ये पद्धति आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शोध रिपोर्ट एक औपचारिक वक्तव्य है। शोध रिपोर्ट यानी कि जो रिपोर्ट रिसर्च राइटिंग होती है, ठीक है, सॉरी रिसर्च रिपोर्ट होती है आपकी। जब पूरा रिसर्च आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जब आप रिपोर्ट लिखते हैं एक, कि आपने अपने पूरे रिसर्च में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, आपके डेटा कलेक्शन करने की कौन सी टेक्निक थी, आपने कौन से स्टैटिक्स टेक्निक से पूरा आपने उसमें मतलब सारा कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, सारा मतलब कैसे आपने उसको एक फॉर्मेट में लगाया हुआ है। तो वो क्या है आपका कैसा वक्तव्य है? शोध प्रक्रिया का है, शोध समस्या का है, आंकड़े एकत्र करने का है या आंकड़ों के संपादन का है? तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि पूरा रिसर्च आप जितना करते हैं, आपने किस टॉपिक पे रिसर्च किया, कैसे किया है, कैसा डेटा है, कैसा नहीं है, आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च है कि क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये सारी चीज़ों को क्या किया जाता है आपका इसमें शोध प्रक्रिया में आप शोध रिपोर्ट में आप लिखते हैं। इसको बोला जाता है कि ये शोध प्रक्रिया है आपकी, ठीक है? प्रोसेस पूरा आप बताते हैं। एक चीज़ मुझे और याद आ गई, मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, ये वाला जो आपका रिसर्च है आपका, यही वाला आपका घटनोत्तर, ये आपका एक तरीके का जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च है। कैसा है? क्वांटिटेटिव। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ, ये आपका है, ये वैसे चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं आपसे, लेकिन मैं फिर भी बता दे रही हूँ। आपका ये कैसा रिसर्च है? क्वांटिटेटिव, यानी कि क्वांटिटेटिव के क्या, गुणात्मक नहीं, जो भी मात्रात्मक, सॉरी इसको क्या बोलेंगे? मात्रात्मक, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये आपका ये। और जो आपका एक्सपेरिमेंटल है ये भी आपका क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत ही आता है, ठीक है? आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे, थोड़ा सा अलग हो गई मैं, तो ये इसमें हमारा ए ऑप्शन और इसमें बी ऑप्शन, ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारा कि 1 सेकेंड, कि किसी एक सीमा से किसी सीमा तक एक दूसरे से भिन्न होने वाले स्कोर को क्या कहा जाता है? समझ रहे हैं आप? किसी एक सीमा से लेकर के दूसरे सीमा तक का जो एक स्कोर है, उसमें जो अंतर आ रहा है, मतलब विभिन्न हो रहा है स्कोर, उसको क्या कहा जाता है? चर कहते हैं, परिवर्तनशीलता कहते हैं, वैधता कहते हैं या विचरण कहते हैं? तो ये जो विभिन्न हो रहा है ना, मतलब चेंज हो रहा है कुछ, समझ रहे हैं आप? तो चेंज से आपका आ जाएगा, क्या आ जाए? इसको बोलते हैं परिवर्तनशीलता, ठीक है? यहाँ पर भी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परिवर्तनशीलता को बोलते हैं वेरिएबिलिटी, ठीक है? फिर नेक्स्ट है हमारा कि आंकड़ों जिनका संग्रह आमने सामने बैठकर या टेलीफोन व्यक्ति द्वारा किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? समझ रहे हैं आप? ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना या डेटा कलेक्ट करना जिसको आप या तो आप फेस टू फेस बैठे हैं या आप फोन पे बात कर रहे हैं, तो उसको साक्षात्कार बोलेंगे, अवलोकन बोलेंगे, फील्ड में किया गया प्रयोग बोलेंगे या उपरोक्त सभी बोलेंगे। तो आपको पता ही है इसको क्या बोलेंगे, सीधी सीधी बात हो रही है, ठीक है? साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू कहा जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, एक मानकीकृत परीक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कि मतलब एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट अगर आपने बनाया है तो उसकी सबसे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी होगी? निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता एवं प्रयोज्यता, या फिर विश्वसनीयता एवं मान्यता, या पूर्वानुमान एवं प्रयोज्यता। तो देखिए यहाँ पर क्या, कोई भी अगर आपने टेस्ट बनाया है तो कैसा वो स्टैंडर्ड, कहीं ना कहीं वो कैसा होना चाहिए आपका, रिलायबल भी होना चाहिए और स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। इस वजह से हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए सी में क्या लिखा हुआ है? विश्वसनीयता व मान्यता लिखा हुआ है, ठीक है? स्टैंडर्ड भी मतलब जिस जिस स्टैंडर्ड के लिए वो बनाया गया उस पर वो जो मानक के तहत वो तैयार किया गया है वो उस पर खरा उतरे। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए आपने कोई पन्नी, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई झोला तैयार किया घर में और आपने कहा कि इसमें 10 किलो सब्जी आ जाएगी और ये टूटेगा नहीं, ठीक है? तो और बात सही, अगर आपने उसमें 10 किलो का बोझ रखा तो वो टूटे ना, तो इसका मतलब ये कि आपने जिस स्टैंडर्ड से उसको बनाया था वो उस स्टैंडर्ड पे वो खरा उतरा। समझ गए आप? और विश्वसनीयता आप समझ रहे हैं कि जिस चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसी मतलब जो टेस्ट बनाया गया है वो जिस पर्पज़ से बनाया गया है उसी पर्पज़ पे सही रहे वो, ठीक है? तो ये आपका विश्वसनीयता हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान के चरणों को सही क्रम में लगाएं, ठीक है? अनुसंधान आपको पता है रिसर्च के कई सारे स्टेप्स होते हैं, उनको आपको सही क्रम में लगाना है, ठीक है? तो देखिए क्या है, साहित्य की समीक्षा है, उद्देश्य है, तर्क है, कार्यप्रणाली है, व्याख्या है, परिणाम है। तो सबसे पहले क्या होता है, तर्क देखते हैं हम लोग, ठीक है? इसमें दिया हुआ है कि सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका आएगा तर्क आएगा, फिर दूसरे पे आएगा आपका ऑब्जेक्टिव। जाहिर सी बात है, आप कोई तर्क का मतलब यहाँ पर आप एक प्रॉब्लम से ले सकते हैं, ठीक है? फिर आपका आएगा उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या है? अगर आपने कोई प्रॉब्लम ली तो फिर आप किस उद्देश्य से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, ठीक है? फिर आप क्या करेंगे, रिव्यू लिटरेचर यानी कि साहित्य की समीक्षा। नेक्स्ट होगा साहित्य की समीक्षा के बाद आपको कार्यप्रणाली, मतलब आप क्या बोलते हैं, एक तरीका, मतलब आप काम करने का एक
टेक्निक ढूंढेगी कि कौन से टेक्निक से आप कौन सा मतलब काम है, इसको रिसर्च को कैसे करेंगे। एक तरीके से कह सकते हैं आप डिसाइड करेंगे कि किस तरह का रिसर्च हम इसमें करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या करेंगे, इसके बाद कार्यप्रणाली के बाद आपने पूरा उसमें सब कुछ कर लिया, फिर आता है आपका परिणाम। परिणाम के बाद फिर आप उस परिणामों की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारा यहाँ पर सही सही क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा वन, वन पे आपका तर्क, सेकंड पे आपका उद्देश्य, फिर आपका आ जाएगा ये साहित्य की समीक्षा में थर्ड वाला, फिर आपका 4 नंबर पे आ जाएगा कार्यप्रणाली, फिर परिणाम आ जाएगा 5th पे, और 6 पे आपका आ जाएगा व्याख्या, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 3 2 1 4, तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। ये 3 2 1 4, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। थोड़े से लंबे लंबे क्वेश्चन है, आपको हड़बड़ाना नहीं है, देखिए पढ़िए। अगर आपके ये टीजीटी में, पीजीटी में, जीआईसी में क्वेश्चन नहीं भी आएंगे तो यहाँ से आपकी एक समझ बनेगी, जिससे अगर छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उन क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करोगे। और तैयारी आप लोग हमेशा अपनी एक लेवल आगे ही रखिए, ठीक है, क्योंकि आप एक लेवल आगे रखेंगे ना तो आप फॉर श्योर आप सेलेक्ट होंगे। फिलहाल आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी आंकड़ों के संकलन की विधि नहीं है। डेटा कलेक्शन की बात हो रही है कि कौन सा इसमें, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप कोई डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। प्रश्नावली है, समाजमिति है, काई वर्ग परीक्षण है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, ठीक है। तो इसमें जो प्रश्नावली है, जाहिर सी बात है क्वेश्चनर बनाएंगे तो आप बिल्कुल जानकारी ले सकते हैं, है ना। इसके बाद समाजमिति, ये सोशियोमेट्री है, ये क्या कहते हैं, सामाजिक एक तरीके का, जो बच्चे होते हैं उनका सामाजिक संबंध कैसा है, सामाजिक समूह वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उसके लिए ये सोशियोमेट्री टेक्निक आपकी अपनाई जाती है। वहां से भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। फिर आपका आता है काई वर्ग परीक्षण, इसको इंग्लिश में काई स्क्वायर टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि डी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। तो ये आप जानते ही होंगे, जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं उनसे जो है लोगों की क्या बोलते हैं, मानसिक स्थिति जो है देखी जाती है, सही है गलत है, या कैसे करके साइकेट्रिस्ट लोग यूज करते हैं। और हम लोग भी ह्यूमन डेवलपमेंट में आपने पढ़ाई है, इंटेलिजेंस वाले जो होते हैं, या फिर किसी की वही सीधी सी बात है कि मेंटली जो होता है उनसे रिलेटेड ये किया जाता है टेस्ट। लेकिन आपका जो सी है इसमें काई स्क्वायर परीक्षण, ये आपका करेक्ट आंसर इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके का ये आपका जो है एक क्या बोलते हैं, इसको रिसर्च में यूज करते हैं। एक ये टेक्निक है जिससे क्या किया जाता है, आंकड़ों के संकलन, मतलब डेटा कलेक्शन की विधि नहीं मानी जाती है ये, ठीक है। तो इसमें टेस्ट होता है जिससे क्या करते हैं कि परीक्षण एक तरीके का ये, ठीक है। कार्ल पियर्सन के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, जो आपका स्टैटिक्स जो होती है आपकी रिसर्च में, उसमें इसको यूज किया जाता है, टेस्ट लगाया जाता है, ठीक है। इसमें हमारा यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है हमारा क्वेश्चन कि एपिडायोस्कोप का दूसरा नाम है स्लाइड प्रोजेक्टर, ओपेक प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर या मूवी प्रोजेक्टर, ठीक है। इसमें हमारा जो आपको दूसरा नाम है एपिडायोस्कोप का, वो है ओपेक प्रोजेक्टर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अच्छा, ओपेक प्रोजेक्टर का दूसरा नाम भी देखिए, यहाँ दिया है कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में विकसित एक प्रकार का अपारदर्शी प्रोजेक्टर है। एपिडायोस्कोप द्वारा पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों को प्रोजेक्ट किया जा सकता है। फिर हमारा कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं पीटीआई, क्या बोलते हैं, पीटीआई जो है, की स्थापना इंडिया में किस वर्ष में हुई थी। 1947, 1948, 1956, 1952। स्थापना हुई थी आपकी डी में, यानी कि 1952 में, ठीक है। इसको पीटीआई भी बोला जा सकता है, फुल फॉर्म का भी पूछ सकते हैं आपसे। तो इसमें देखिए है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया यानी कि भारत की एक प्रमुख समाचार संस्था है। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। इस संस्था ने फरवरी 1949 से कार्य करना प्रारंभ किया था तथा इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। फिर है कि संचार का एसएमसीआरई मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, धामा के, या रंजीत सिंह के, या लीगन्स के, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो आपका एसएमसीआरई मॉडल है वो दिया गया था सूपे के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कर देती हूँ, थोड़ा लिख लेते हैं, SMCRE, ठीक है। तो एस से आपका सोर्स हो गया, एम से आपका मैसेज हो गया, सी फॉर चैनल हो गया, आर फॉर रिसीवर हो गया, और ई फॉर आपका इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये मॉडल किसने दिया था, आपके सूपे ने दिया था, सूपे ने दिया था। आप लोग कहीं अगर नोट्स अपना बनाए होंगे तो उसको देख भी लीजिएगा, और ये आप यहीं से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, बताना ही नहीं है, 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और कुछ बताना ही नहीं है आपको। और क्या बोलते हैं, 14 नवंबर को आपको पता है बाल दिवस मनाया जाता है, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे आ ही रहा है, आपको पता ही होगा, 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती मनाई जाती है, बताना ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस देखिए क्या है कि सभी महिलाओं को समानता के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को मनाने की घोषणा हुई थी। पहली बार इसे कब मनाया गया था, 19 मार्च 1911 में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड के बहुत सारे लोगों के द्वारा ये मनाया गया था। और सन 1914 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को रखा गया था, तभी से 8 मार्च को जो है ये वुमेन्स डे मनाया जाने लगा, ठीक है। फिर है आपका कि आईटी के प्रतीक है, एक तरीके से आपसे क्या फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो पारंपरिक
तकनीकी ज्ञान, भारतीय टेलीफोनिक ज्ञान, एकीकृत तकनीकी ज्ञान या एकीकृत काइंड ज्ञान, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंडिजियस टेक्निक नॉलेज। तो यहाँ पर जो है आपका इसको हिंदी में बोलते हैं पारंपरिक तकनीक ज्ञान, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि ये मतलब एक लोकल, जहाँ के लोकल माहौल है, जैसे मान लीजिए कहीं का स्थानीय पर्यावरण है अगर, उसी को मतलब एक तरह का मतलब आप कह सकते हो कि रीजनल क्षेत्र को एक तरीके से वहाँ की चीज़ों को ये संदर्भित करता है, एक तरह से दिखाता है, ठीक है। स्थानीय पर्यावरण के बारे में लोगों को बताता है, जो क्या करता है, जो स्वदेशी लोगों और मतलब समुदाय द्वारा आयोजित, उत्पादित और उपयोग किया जाता है। मतलब कि खुद के लोकल लोग ही क्या करते हैं, इसको उत्पादित भी करते हैं और वहाँ की चीज़ों को उपयोग भी करते हैं, ठीक है। तो प्लान भी वही लोग करते हैं। इस वजह से हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि निम्न में से स्वयं सहायता समूह की विशेषता कौन सी है? उद्यमता गतिविधि में संलग्न रहना, एकजुटता में कार्य करना, सूक्ष्म ऋण भागीदारी करना या फिर उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है, स्वयं सहायता समूह की जो विशेषता होती है वो आपकी कौन सी होगी? डी, ठीक है। उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अग्रणी नेता इस नाम से भी जाने जाते हैं। मुख्य संचारक, प्रतिनिधि, सार्वभौम नेता, ए और बी दोनों। तो जो अग्रणी नेता है भाई, उनको क्या जाना, मुख्य संचारक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हर चीज़ में बहुत आगे रहते हैं, बढ़ चढ़कर हर चीज़ को पार्टिसिपेट करते हैं और लोगों को कॉपरेट भी करते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार क्या है? तो ज्ञान है, कौशल है, मनोवृत्ति है या उपरोक्त सभी है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो होगा कि कौशल, ठीक है। कौशल की बात यहाँ पर कैसे है, देखिए, क्योंकि शिक्षा क्या होती है, शिक्षा कोई आपको देता है और वो आपको हर चीज़ सिखाता है, समझ रहे हैं आप। जो चीज़ आपको नहीं पता होती वो चीज़ भी आपको बताता है। इस वजह से यहाँ पर तो शिक्षा होगी कि शिक्षा आपको सीधे डायरेक्ट कोई सारी चीज़ें बताएगा। लेकिन जो आपका प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की बात हो रही है, ट्रेनिंग में आपको जैसे मान लीजिए कोई चीज़ होती है, ट्रेनिंग हम जब करते हैं कोई भी चीज़ की ट्रेनिंग, तो ऐसा तो होता नहीं है जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए, जो लोग क्या कहते हैं, जो लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, उन्होंने ज़रूरी नहीं होता कि वो बीएड कर लें तभी वो ट्यूशन पढ़ाएँ, लेकिन फिर भी वो बच्चों को पढ़ा लेते हैं, समझ रहे हैं आप? तो लेकिन जब हम बीएड करते हैं तो हमसे क्या करते हैं, हमें वो बहुत अच्छे से सारी टीचिंग स्किल्स, सारे जितने भी क्या बोलते हैं, जितने भी टीचिंग लेवल्स होते हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सारी चीज़ें हमें वहाँ सिखाई जाती है प्रॉपर तरीके से। माइक्रो टीचिंग कराई जाती है आपसे, लेसन प्लान बनवाया जाता है कि आपको प्रॉपर क्लास में कैसे पढ़ाना है बच्चों को। ऐसे तो अगर ट्यूशन पढ़ाने को कहा जाए तो हम पढ़ा सकते हैं, बच्चे का अच्छा रिजल्ट भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, बीएड क्या है, एक तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो, तो आप वहाँ ट्रेनिंग करते हैं तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई जाती हैं। तो ये ट्रेनिंग और एजुकेशन में यही डिफरेंट है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर आपका कौशल जो है आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ट्रेनिंग में हम लोग खाली कौशल सीखते हैं, ठीक है, लेकिन एजुकेशन में हमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं, ज्ञान भी दिया जाता है, हमारा एटीट्यूड भी चेंज किया जाता है, एप्टीट्यूड भी चेंज किया जाता है, सारी चीज़ें हम वहाँ सीखते हैं। और ट्रेनिंग में यही चीज़ होती है, जो भी स्किल आपको सिखाई जाती है, उस स्किल में आपको बिल्कुल एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेसी ला दी जाती है कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं उस काम के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा कि पीईआरटी चित्र का आयोजन प्रतिनिधित्व करता है। बिंदु द्वारा, बिंदु युक्त रेखा द्वारा या आपका चक्र द्वारा या स्पष्ट रेखा द्वारा। तो पीईआरटी जो आपका है वो है आपका प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। एक तरीके से ये स्पेशली किया किस लिए जाता है कि ये जो है एक तरीके का क्या बोलते हैं, परियोजना प्रबंध का एक टेक्नीक मानी जाती है इसको, ठीक है। आप कोई भी प्रोग्राम अगर कर रहे हैं तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे आयोजित करना है, कैसे उसको कोऑर्डिनेट करना है और वो अपने उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सके, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो वही पूछ रहे हैं कि इस चित्र का आयोजन किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो ये प्रतिनिधित्व करता है आपके चक्र का, ठीक है, क्योंकि ये चक्र टाइप का इसमें तीर तीर जैसा बना होता है, इसलिए इसको बोल रहे हैं चक्र जैसा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कि निरीक्षण कैसा होना चाहिए, ठीक है। क्या बोलते हैं, लचीला होना चाहिए, कार्योन्मुख होना चाहिए, लागत प्रभावी होना चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए। आपको पता ही है उपरोक्त सभी होना चाहिए, क्योंकि लचीला मतलब फ्लेक्सिबल भी रहे, अगर उसको थोड़ा बहुत चेंज करना चेंज भी किया जा सके। कार्योन्मुख का मतलब है कि जिस कार्य के लिए आप निरीक्षण कर रहे हैं उसी उसी के लिए मतलब वो उस पर खरा उतरे, ठीक है। और लागत प्रभावी मतलब जिस चीज़ के लिए किया जा रहा है उसको उस पर उसका प्रभाव भी पड़े। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है, देखिए बिल्कुल पीईआरटी के बारे में। ये देखिए, चार्ट कार्य या गतिविधियां बनाते समय चित्र पर तीर के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे नोट्स या चक्र के रूप में होता है, ठीक है। पीईआरटी एक घटना बिंदु होता है जो एक या अधिक गतिविधियों को पूरा होने की शुरुआत को चिन्हित करवाता है। इसका फुल फॉर्म देखिए, ये दिया गया है, अगर आप पूरा पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी समूह संपर्क की विधि नहीं है? प्रदर्शन है, भाषण है, खेत एवं गृह भ्रमण है या विचार विमर्श है। आपको खुद ही समझ आ रहा होगा, कहीं भाषण दिया जाता है, नेताजी भाषण देते हैं, वहाँ बहुत लोग होते हैं। विचार विमर्श में भी ग्रुप में लोग होते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा खासा ग्रुप होता है। प्रदर्शन में भी भाई आपको पता ही है क्या होता है। लेकिन जो खेत और गृह भ्रमण है आपका, इसमें कोई ग्रुप में नहीं मिलता, ठीक है, इंडिविजुअली जा करके लोग मिलते हैं। इंडिविजुअल एक तरीके से आप कह सकते हो कि व्यक्तिगत संचार संपर्क विधि है ये, ठीक है।
तो खेत में अगर जाते हैं मिलने किसानों से तो एक करके ही मिलने जाते हैं। इस वजह से हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, गांव में फल संरक्षण के प्रशिक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग होना चाहिए? परिणाम प्रदर्शन, विधि प्रदर्शन, अभियान, उपरोक्त में से कोई नहीं। फल संरक्षण के ट्रेनिंग की बात की जा रही है, मतलब अगर गांव में आप गए हैं, फल को संरक्षित करने के लिए कोई चीज़ बता रहे हैं तो वो कैसी विधि होनी चाहिए? उस विधि में होना चाहिए विधि प्रदर्शन। विधि प्रदर्शन मतलब क्या है? आप उसमें क्या करें, लोगों को वहाँ विधि दिखाएं कि देखिए आप इस विधि से ऐसे संरक्षण करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। समझ गया? तो जाहिर सी बात है जब आप वहाँ पर पूरा मेथड बताएंगे तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, और इंटरेस्ट की बात अलग है, विश्वास ज़्यादा करेंगे। ठीक है, आपको पता है ना कि जब संचार या कोई भी चीज़ आप बता रहे हैं लोगों को, उसमें विश्वास जरूर मिलना चाहिए लोगों को, कि लोग मतलब आप लोगों को अपनी बात का विश्वास दिला सकें आप लोगों के ऊपर, तभी आपका जो भी आप अप्रोच वहाँ पे कर रहे हैं तभी वो सक्सेसफुल मानी जाएगी। फिर हमारा कि प्रसार शब्द शिक्षा का सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इसको मैं नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे, बहुत इसको अभी हो चुका था ये क्वेश्चन दोबारा से। अच्छा, ये भी बताना कि प्रसार शिक्षा का जो शब्द का वो था, वो सबसे पहले मतलब इसका यूज़ किसने किया था? प्रसार शब्द का यूज़, जिसको एक्सटेंशन आप बोलते हैं, ये तो मैं बता दे रही हूँ, आपको पता है यूके में किया गया था। लेकिन ये बताना कि एक्सटेंशन जो वर्ड है आपका प्रसार, इसका इस शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था? ठीक। फिर नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? ग्राम स्तर कार्यकर्ता या खंड विकास अधिकारी, कमिश्नर, सरपंच? तो ग्राम पंचायत आपको पता है सरपंच जी होते हैं, पगड़ी लगा के बैठते, बढ़िया। फिर हरित क्रांति का विस्तृत प्रभाव किस पर अधिक पाया गया? चावल और गेहूं पर, केवल चावल पर, केवल गेहूं पर, केवल चावल गेहूं दालों पर? ये तो आपको पता ही है कहाँ पाया गया, सबसे ज्यादा चावल और गेहूं पर हुआ था। ठीक है, हरित क्रांति के जो जनक थे कौन थे? एम एस स्वामीनाथन थे। और इसके फलस्वरूप जब ये हरित क्रांति लाई गई थी, देश में जो कृषि क्षेत्र में बहुत मतलब एग्रीकल्चर उसमें बहुत जो है चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ था, और काफ़ी जो है गेहूं धान, इसके अलावा बाजरा वगैरह में भी बहुत वृद्धि हुई थी, मतलब उसके उत्पादन में ज़्यादा गेहूं धान इन सभी चीज़ों की उत्पादन स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार क्रिया में सूचना प्राप्तकर्ता को यह भी कहा जाता है? संचारक कहते हैं, डिकोडर कहते हैं, एनकोडर कहते हैं, अनुवादक कहते हैं। तो ये आपको पता ही होगा कि रिसीवर को हम लोग क्या कहते हैं? डिकोडर भी कहा जाता है, क्योंकि रिसीवर ही होता है जो क्या करता है, सूचना को प्राप्त करने से पहले उसको डिकोड करता है। डिकोड का मतलब क्या है? जो इन्फॉर्मेशन, जो मैसेज उसके पास आया है, उसको अपने शब्दों में, अपनी लैंग्वेज में, है ना, अपनी समझ के अकॉर्डिंग उसको समझता है, फिर उसको रिसीव करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, दो व्यक्तियों के मध्य संचार को जाना जाता है? पारस्परिक संचार, आत्म संचार, जनता संचार, उपरोक्त में से कोई नहीं। जाहिर सी बात है पारस्परिक संचार बोलते हैं, यानी कि इंटरपर्सनल। और इंट्रापर्सनल संचार क्या होता है आपको पता ही होगा। इंट्रापर्सनल जो आप खुद से बात करते हैं, ठीक है, इसको जो है क्या कहते हैं, एक और इसका नाम कुछ होता है, उसको शायद बोलते हैं, हाँ, जैसे दैवीय शक्तियों से बात करना। ठीक है, इस तरीके का, जैसे आप मान लीजिए प्रे करते हैं, तो प्रे करने में क्या करते हैं, आप खुद अपने अपने मन के अंदर ही आप प्रे करते हैं, भगवान मेरा ये काम करा दो, वो करा दो, है ना। तो इस वजह से इसको आत्मसंचार भी कहेंगे। और क्या बोलते हैं, एक दैवीय शक्तियों से बात करना या भगवान से बात करना, ये एग्जाम्पल हो सकता है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में दूरदर्शन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? 15 सितंबर 1922, 25 सितंबर 1922, 15 सितंबर 1959 या 25 सितंबर 1956? तो ये पता ही होगा आपको, 1956 यानी कि 15 सितंबर। ठीक है, और 1959 को दूरदर्शन का आरंभ हुआ था। दूरदर्शन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। पहला प्रसारण कब हुआ था? 15 सितंबर 1959 को। ठीक है, प्रयोगात्मक माने कि एक टेस्ट लिया गया था कि आधे घंटे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रम के रूप में इसको शुरू किया गया था। ठीक, तो इसमें क्या हुआ था, सिर्फ 3 दिन, इसमें क्या होता क्या था उस समय, दूरदर्शन का प्रसारण जो था सिर्फ 3 दिन आधा आधा घंटे का होता था। एक सेकेंड, आधे आधे घंटे का होता, कितना होता था? आधे आधे घंटे का। ठीक है, तब इसको टेलीविजन इंडिया नाम दिया गया था। बाद में 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन के नाम से किया गया। यह दूरदर्शन नाम इतना लोकप्रिय हो गया कि टीवी का हिंदी पर्याय बन गया। ठीक है, 2003 में दूरदर्शन का 24 घंटे चलने वाला समाचार चैनल शुरू किया गया। भारत में रंगीन टीवी और राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत 1982 में हुई थी। आई होप बढ़िया रहा होगा ये क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट है, कार्य क्षमता तथा कार्य की आवश्यकता के बीच जितना अधिक सामंजस्य होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, उतना अधिक कार्यकर्ता को चोट लगने का खतरा होगा, या उतना कम कार्यकर्ता को चोट लगने का खतरा होगा? तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। जाहिर सी बात है, जब कार्यकर्ता और कार्य स्थल के बीच, ठीक है, कार्य क्षमता और कार्य की आवश्यकता के बीच उतना जितना अधिक कोऑर्डिनेशन होगा, तो जाहिर सी बात है जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको चोट लगने का, या उसके मसल्स में पेन होने का, या उसके बॉडी पोस्चर गड़बड़ होने का खतरा बिल्कुल ही बिल्कुल ना के बराबर होगा, या मैं ये कहूँ कि बिल्कुल कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, संचारक की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? विषय का ज्ञान होना, रुचि होना, अच्छा व्यवहार होना, उपयुक्त सभी। जाहिर सी बात है, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे अंदर सभी चीज़ें होनी चाहिए। अगर मैं बिना इंटरेस्ट के बताऊंगी
या मुझे इसका नॉलेज ही नहीं रहेगा, या मैं अच्छे से आपसे मिसबिहेव करके बात करूँगी, तो जाहिर से आप कहेंगे हटाओ इनको, देखना ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से सारी चीज़ें होनी चाहिए जो भी आपको मैसेज डिलीवर करे। नेक्स्ट है कि प्रदर्शनी किस संपर्क के प्रयोग प्रदर्शनी किस संपर्क के लिए प्रयोग की जाती है। एग्जीबिशन की बात हो रही है, व्यक्तिगत संपर्क के लिए, सामूहिक संपर्क के लिए, जन सामुदायिक संपर्क के लिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जन सामुदायिक संपर्क के लिए की जाती है, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट है माता और शिशु के बीच में बनने वाला प्रथम बंधन क्या होता है। सहयोग होता है, लगाव होता है, क्रोध होता है, संवेग होता है। छोटा बच्चा बेचारा क्या क्रोध करेगा, है ना, तो लगाव, बस रो करके अपना गुस्सा दिखा सकता है। तो सबसे पहले जो बनता है जो संबंध, उसको बोलते हैं लगाव, ठीक है। जाहिर सी बात है, बच्चा कनेक्शन फील करेगा अपनी माता से। अब नेक्स्ट है हमारा कि बच्चों के व्यवहार के अध्ययन को कौन सी विधि सबसे श्रेष्ठ है। मतलब बच्चों के व्यवहार का अध्ययन अगर आपको करना है तो कौन सा तरीका इसमें सबसे श्रेष्ठ है। अवलोकन है, प्रयोगात्मक है, या मनोविश्लेषणात्मक है, या साक्षात्कार है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अवलोकन, ठीक है। एक सेकंड, हाँ अवलोकन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जर्व करते हैं बच्चे को, ऑब्जर्व करके आप उसके व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चा कोई खिलौना लिया है, उस खिलौने को तोड़ रहा है, फिर इसके बाद उसको तोड़ने का मतलब है कि उसके पार्ट अलग अलग कर रहा है, फिर उसके पार्ट जुड़ जाएं, कोई ऐसा टॉय उसके पास है, वो आप देखेंगे। या बच्चा किसी से बात कर रहा है, कभी कभी आपने देखा होगा कि मान लीजिए 7-8 साल का बच्चा है, वो बात बहुत अच्छे से कर रहा है, तो हम लोग देखते हैं, देखते तो अचानक से अपने मन में सोचते हैं बच्चा बड़ी सलीके से बात कर रहा है, बहुत अच्छा व्यवहार है इसका। तो ऑब्जर्व करके आप बच्चे का सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि होती है, ठीक है। अब इंटरव्यू लेके आप कहेंगे बेटा कितनी जो है चॉकलेट खाओगे कि जो जूस पियोगे, तो चॉकलेट ही मांगेगा वो, जबकि उसको पता है चॉकलेट उसके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। फिलहाल फिर है दिशा स्थिति का तात्पर्य है, ठीक है। तो दिशा स्थिति का तात्पर्य जो है आपका दरवाजों की आंतरिक स्थिति से, बाह्य उन्नयन से है, आवश्यक उन्नयन से है, या उपरोक्त सभी से है। इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बाह्य उन्नयन से, ठीक है। दिशा आपकी जो हो वो ऐसी होनी चाहिए कि बाहर की चीजें कनेक्ट रहें आपसे, ठीक है। जैसे हवा है, धूप है, ये सभी चीज़ें आपके घर के बाहर आनी चाहिए। उजाला भी प्रॉपर आना चाहिए। पता चला दिन में ही आप जो है एलईडी लगा करके रह रहे हैं या लाइट जला के रह रहे हैं, तो ये सही नहीं है। तो इस वजह से दिशा स्थिति का तात्पर्य क्या है आपका बाह्य उन्नयन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्थाई दांतों की संख्या होती है 20, 22, 30, 24। बहुत आसान क्वेश्चन आपको पता है, 22 होते हैं, ठीक है। दांत से एक क्वेश्चन याद आया मुझे कि वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम सुना होगा आपने। वेस्टिजियल को जो है हिंदी में भी शायद वेस्टिजियल ही कहते हैं। तो वेस्टिजियल टीथ होता है। तो वेस्टिजियल टीथ कौन सा होता है, आप जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। हमारे बॉडी में और भी कई जगह वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, तो जो है वो आपके क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल टीथ आप बताना। हमारी बॉडी में जैसे कई सारे वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब मैं आपको बता दूं कि वो हमारी बॉडी में है तो ठीक है, लेकिन उनका कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं होता, ठीक है। वो रहते ज़रूर हैं बट उनका कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं होता हमारी बॉडी में, ठीक। जैसे आपके कान का ऊपर का हिस्सा होता है जिसको ईयर पिना बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं लोग, कुछ नहीं करते, लेकिन इसका होना ज़रूरी है, ठीक। तो ये है, ये बहुत कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, लेकिन हमारे ईयर का क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चर दे रहा है। वो बात अलग है, आजकल ईयरिंग जो है पहन करके उसका यूज़ कर ले रहे हैं लोग। फिलहाल आप बताइएगा कि वेस्टिजियल टीथ का नाम क्या है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि व्यवहार करने का निश्चित, अस्थायी और विशिष्ट तरीका कहलाता है व्यवहार, शील, गुण, आदत या चरित्र। तो जो निश्चित, अस्थायी और विशिष्ट तरीका होता है वो कहलाता है शील गुण, ठीक है। क्या कहलाता है, शील गुण, ठीक है। तो शील गुण का जो मतलब तात्पर्य होता है वो आपके व्यवहार से होता है, ठीक है। आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, जैसा भी आपका व्यवहार है वो मतलब अच्छा है, मतलब अब भाई बुरा व्यवहार तो नहीं जो है आपका स्थिर होना चाहिए। जैसा आपका व्यवहार, आपके व्यवहार में स्थिरता होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप। अगर आप किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं या आपके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तो वो कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप। तो जो शील गुण होते हैं वो व्यक्तित्व की मौलिक इकाई होती है, समझ रहे हैं आप। इस वजह से हमारा यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आंतरिक मूल्य महत्वपूर्ण है स्वयं के लिए, अन्य मूल्य प्राप्त करने के लिए, या फिर सबके लिए, या संतुष्टि प्राप्त करने के लिए। तो जो आंतरिक मूल्य होते हैं एक तरीके आपके जो होते हैं वो होते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्य सरलीकरण की दो प्रमुख तकनीक हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, मार्ग एवं प्रक्रिया चार्ट, अस्थायी एवं लचीला, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपको पता ही होगा, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। अनौपचारिक को ही जो है आप पेन और पेंसिल तकनीक भी कहा जा सकता है। औपचारिक में आपको पता है क्या बोलते हैं, अरे क्या हम लोगों ने किया था, माइक्रो मोशन है आपका, साइक्लोग्राफ है, स्टॉप वॉच है, ये सारी टेक्निक आपकी किस में आती है, औपचारिक में आती हैं। और जो आपकी ये वाली थी अनौपचारिक, यानी कि पेंसिल वाली, पेन और पेंसिल वाली, POMP, ठीक है। बताया था मैंने आपको POMP ना, पाथवे ऑपरेशनल मल्टीमैन और प्रोसेस चार्ट, ठीक। ये हो गया हमारा। फिर है सटीक कार्य के लिए कार्यस्थल की ऊंचाई होनी चाहिए, कोहनी की ऊंचाई के ऊपर, कोहनी की ऊंचाई के नीचे, कोहनी ऊंचाई के बराबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोहनी की ऊंचाई के नीचे होनी चाहिए आपकी जो काम करने की
काम करने की जो मतलब स्थल होता है वो, उसकी ऊंचाई। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में भोजन निम्न ताप पर पकता है 127 डिग्री सेल्सियस, 125, 121 डिग्री सेल्सियस या 105 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपको नहीं बताना है, 121 डिग्री सेल्सियस पर पकता है। ठीक है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि पहली बार जो है आपका जो ये क्या कहते हैं, प्रेशर कुकर की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1679 में। कब हुई थी? 1679। ये पूछा नहीं जाता बट मैंने देखा तो मैंने आपको बता दिया। और एक जो है क्या कहते हैं, डेनिस पापिन ने की थी। क्या नाम था इनका? डेनिस पापिन। भैया पाप तो नहीं किया था इन्होंने फिलहाल, नाम इनका ऐसा आ गया तो क्या किया जा सकता है, डेनिस पापिन। माफ़ करिएगा मेरी स्क्रीन थोड़ी छोटी है, इस वजह से आपको मैं बहुत अच्छे से नहीं लिख पा रही हूँ। लिख ही देती हूँ मैं, 1 सेकेंड। कब आया था? 16 इसमें। इसके बाद नाम था इनका डेनिस पापिन। ठीक है। पापिन से आप प्रेशर कुकर से रिलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक खरीदारी और उपभोग व्यवहार को प्रभावित करता है? घरेलू इकाई एवं परिवार की संरचना, या फिर पारिवारिक चक्र में चरण, या फिर आपका पारिवारिक निर्णय प्रक्रिया, या उपरोक्त सभी। जाहिर सी बात है, खरीदारी और उपभोग के व्यवहार को क्या प्रभावित करेगा? सारी चीज़ें प्रभावित करेंगी। परिवार का स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर फैमिली साइकिल कैसी चल रही है, वहाँ पर निर्णय की प्रक्रिया मतलब कैसा लोग निर्णय लेते हैं। ठीक है। तो सारी चीज़ें प्रभावित करेंगी, इस वजह से हमारा ऑल ऑफ द एबव आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित सभी अवधारणाएं शामिल हैं केवल एक को छोड़कर। ठीक है। सभी अवधारणाएं शामिल हैं लेकिन एक को छोड़कर। क्या? व्यक्तियों की अंतर्निर्भरता, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, विश्व मौद्रिक अदला बदली प्रणाली की समझ, या परिवार के लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास। यहाँ पर एक्सेप्ट की बात हो रही है, यानी कि एक को छोड़कर कौन सा आपका नहीं होगा। ठीक है। इसमें जो आपको परिवार के लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास है, ये चीज़ इसमें नहीं होगी आपकी। ठीक है। ई ऑप्शन, यहाँ पर डी ऑप्शन है, यहाँ पर डी ई लिख दिया इन लोगों ने, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है, परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है। जो फैमिली है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी कब होती है, कब खत्म होती है? खत्म नहीं मतलब मुक्ति, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं पेरेंट्स। जब बच्चे घर छोड़ देते हैं, बच्चे स्थापित हो जाते हैं, जब घर का मुखिया अपना व्यवसाय छोड़ दे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप भी सोच के बता ही देंगे। जब बच्चे स्टैब्लिश हो जाते हैं, है ना, उनकी अपनी फैमिली खुद से वो चलाने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग हैं, रिलेट कर सकते हैं आप लोग। अब आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपकी जॉब लग जाएगी, आप बढ़िया स्टैब्लिश हो जाएंगे, तो आपके पेरेंट्स को लगेगा हाँ चलो ठीक है, अब हमें इनका बहुत ज़्यादा वो नहीं लेना। ठीक है। इवन आप खुद ही उनको मदद करोगे अपने पेरेंट्स को। ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, डिब्बाबंदी संबंधित कानून लागू हुआ था 1965, 1955, 1960, 1970। कब हुआ था? 1970 में लागू किया गया था आपका। ठीक है। इसमें हुआ क्या था कि डिब्बाबंद जो क्या बोलते हैं, डिब्बाबंद कानून 2070 में लाया गया। ठीक है। जैसे जैम, जेली, मुरब्बा, अचार, ये सब चीज़ें डिब्बाबंद पैक मिलता है ना। अच्छा ये भी मैंने किया, मैं तो भूल ही जाती हूँ कि एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया मैंने। देखिए 70 में आया था पहली बात। आहार संरक्षण की एक विधि है। इसमें क्या करते हैं, खाद्य पदार्थों को साफ करके क्या करते हैं, बिल्कुल निर्जीवाणुकृत करते हैं। ठीक है। एकदम से स्टरलाइज कर देते हैं बिल्कुल, कि उसमें कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी जो है इन्फेक्शन का चांस ना बचे। और इसको क्या करते हैं फिर 275 से 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसको पूरा पका के एकदम से डिब्बों में भरकर सील बंद कर दिया जाता है। फिर क्या करते हैं, डिब्बों को भी जो है बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, स्टरलाइज करते हैं। पहले जो खाद्य पदार्थ उनको पैक करना है उसको स्टरलाइज करेंगे बहुत हाई टेम्परेचर पे। इसके बाद उन डिब्बों को स्टरलाइज करेंगे, फिर उसमें उस फ्रूट प्रोडक्ट को भर के उसको पैक कर देंगे। ठीक है। और पैक करने के बाद फिर जो है तब उसको जो है पूरा सील बंद कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, फिर डिब्बों को क्या करेंगे, ठंडे स्थान पर करके 2 या 3 वर्ष तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जैम, जेली, मुरब्बा इत्यादि। नेक्स्ट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 अप्रैल को, 22 नवंबर को, 1 मई को, 15 मार्च को। सबको पता है 15 मार्च को मनाया जाता है। आया कब था ये, इतना तो आपको पता ही होगा, 1986 में। ठीक है। फिर है व्यवस्थापन का, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का चरण नहीं है? चरण कौन सा नहीं है? योजना, नियंत्रण, कार्यात्मक, मूल्यांकन। सभी को पता है कार्यात्मक इस तरह का कोई स्टेप नहीं है। बाकी आपका प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, इवोल्यूशन है, ये सब आपका ऑर्गेनाइजिंग, ये सब आपका व्यवस्थापन का चरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, रंग का नाम कहलाता है ह्यू, तीव्रता, मूल्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो ह्यू है वो नाम कहलाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से कौन सान्वेगिक प्रतिचयन की विधि नहीं है? सान्वेगिक प्रतिचयन का मतलब है, संयोगिक मतलब होता है रैंडम सैम्पलिंग की बात हो रही है यहाँ पर। आपको पता है कि हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था, एक होती है प्रोबेबल टेक्निक और एक होती है आपकी नॉन प्रोबेबल टेक्निक्स। ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो जो आपका ये आपका संयोगिक यानी कि रैंडम सैम्पलिंग होती है आपकी प्रोबेबिलिटी तकनीक में आती है। ठीक है।
फिलहाल हमें यहाँ ये बताना है कि रैंडम सैम्पलिंग इसमें से कौन सी विधि नहीं है। तो जो लॉटरी प्रतिचयन विधि है आपकी, और आपका एक टिपेट की सामूहिक संख्याएं हैं, सामूहिक समूह प्रतिचयन है, या ड्रम चक्र विधि। यहाँ पर बिल्कुल हिंदी में दे रखा है इसलिए वो हो रहा है। तो ये आपका जो आपका ये लॉटरी वाला है, ये आपका रैंडम, ये भी रैंडम में आता है। जो ट्रिपेट संयोगिक संख्याएं हैं ये भी आपका जो है संयोगिक में आता है। और जो आपका ड्रम चक्र विधि है ये भी जो है रैंडम सैम्पलिंग में आता है। लेकिन जो आपका समूह प्रतिचयन है, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लस्टर, हाँ क्लस्टर सैम्पलिंग बोलते हैं इसको एक तरीके से। तो समूह में जब इसको किया जाता है तो ये आपका जो नॉन प्रोबेबिलिटी तकनीक में आता है आपका, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, पूरे 50 क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है। अब आपका यूकेपीएससी जो आपका पेपर था ये भी पूरा खत्म हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन ना करके कुछ और चीज़ें करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। फिलहाल एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये टेबल पड़ी थी मेरे पास, मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूं। वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन एक बार रिमाइंड कराना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि कई सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिनका नाम इसमें दे रखा हुआ है। तो देखिए, हैजा आपको पता है विब्रियो कॉलरी से फैलता है। डिप्थीरिया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। सुजाक, सुजाक एक तरीके का रोग होता है, वो होता है आपका गोनोकोकस गोनोराही से। कोढ़ या कुष्ठ, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। और प्लेग आपका पास्चुरेला बॉर्डेला, सॉरी हाँ ये पास्चुरेला पेस्टिस, ठीक है। बॉर्डेला नहीं, बॉर्डेला ये वाला तो नहीं है। फिर नेक्स्ट है सिफिलिस। तो सिफिलिस आपका ट्रेपोनेमा पैलिडम किससे फैलता है? ट्रेपोनेमा पैलिडम से। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी। तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। टिटनेस आपका क्या है? क्लॉस्ट्रीडियम टिटाइनी। काली खांसी, बॉर्डेला पर्ट्यूसिस, हाँ बॉर्डेला पर्ट्यूसिस से काली खांसी का होता है आपका। एंथ्रैक्स जो होता है आपका वो है आपका बैसिलस एंथ्रेसिस। और डायरिया आपका क्या है? बैसिलस कोलाई, ठीक है। तो ये हो गया आपके नाम हो गए, इसको आप कहीं कर लेना। ये सभी आपके बैक्टीरिया से फैलने वाले मतलब रोग हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो हमारी यहीं ख़त्म हुई। आप लोगों ने देखना, आप बताना कैसी है कैसी नहीं लगी। इसके बाद आप लोग खुद बताना कि आप लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं या कुछ हम लोग थ्योरीज वगैरह करें, ठीक है। जैसा आप बताइए कमेंट सेक्शन में, वैसा हम लोग फिर करते हैं। तो चलिए फिलहाल अब आप लोग भी सोइए बढ़िया। सभी लोगों को गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना बढ़िया मस्त करिए, चाय वाय पीजिए, ठंड का मौसम है, ठंड जाने वाली है, चाय कॉफ़ी का पूरा मज़ा ले लीजिए, ठीक है। चलिए फिलहाल अब मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, ओके बाय बाय।